हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AC क्लासेस गोंडा में। दोस्तों, आज हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको ये बताने आ रहे हैं कि आपकी क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। सारे टीचर्स फैकल्टी के द्वारा आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। और आइए आज हम बात करेंगे, हम जनरल साइंस को आप स्टडी करने वाले हैं। आज जनरल साइंस के बारे में आपको बताएंगे। जनरल साइंस में एक पोर्शन है बायोलॉजी। बायोलॉजी पूछा जाता है, बायोलॉजी से प्रश्न बनते हैं आपके। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न हम बात करेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए हम बात करेंगे तो बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी मेनली दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आपका होता है बायोस, जबकि दूसरा होता है लोगस। बायोस और लोगस। बायोस मीन्स क्या होता है? लिविंग बींग्स, सभी जीवधारी, सभी जीव जंतु क्या होंगे? बायोस की मीनिंग होती है। और लोगस की मीनिंग होती है टू स्टडी, अध्ययन करना, है ना। तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलेगा? सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहलाएगा। बायोस क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम मीनिंग होगा लिविंग बींग्स, और लोगस टू स्टडी। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? बायोलॉजी का मीनिंग है सजीवों का अध्ययन, जिसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं। बायोलॉजी मीनिंग होगा सजीवों का अध्ययन। बात क्लियर होती है? चलिए हम बात करेंगे, अगर पूछा जाए अब बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था, ये क्वेश्चन बनता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस के प्रश्न बनते हैं, वहाँ पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, है ना। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये पूछा जाता है। तो बायोलॉजी शब्द को जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, बायोलॉजी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो हैं वो लैमार्क हैं। लैमार्क ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर? चलिए हम बात करेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु, या हम बात करेंगे एरिस्टोटले, एरिस्टोटले भी कहा जाता है ना। अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहा जाता है। क्लियर? हम बात करें फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थ्रियोफ्रेस्टस। थ्रियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बात क्लियर होती है। चलिए भाई हम और आगे डिस्कस करेंगे। फादर ऑफ बॉटनी बताया गया, फादर ऑफ जूलॉजी बताया गया, इस प्रकार से हम बात करेंगे। और सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किया था, एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण किया। जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया था। जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। तो जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया था, इसके वर्गीकरण करने वाले एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, इन्होंने सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने बताया कि जो जीवधारी होंगे, लिविंग बींग्स होंगे, वो मेनली टू टाइप्स के होंगे। एक आपका क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, और एक आपका क्या होता है, प्लांट्स होते हैं। और इसी के बिहाफ पर जो बायोलॉजी है इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर द स्टडी ऑफ एनिमल्स हम बात करेंगे, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, हम जीव जंतुओं का अध्ययन करें तो वो किसके अंतर्गत आता है, जूलॉजी उसका पोर्शन हो जाता है, जूलॉजी के अंतर्गत आता है। जबकि हम बात करें द स्टडी ऑफ प्लांट्स, हम पेड़ पौधों वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे तो इसका जो पोर्शन होगा ये आता है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को, लिविंग बींग्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका है एनिमल किंगडम, दूसरा आपका है प्लांट किंगडम। एक आपका है जंतु जगत, दूसरा है वनस्पति जगत। क्लियर? कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया था, तो क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया था इन्होंने। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसे हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। वर्गीकरण का अध्ययन जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। इसके जो फादर हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने पहले दो प्रकार के लिविंग बींग्स को डिस्क्राइब किया, जिसमें बताया इन्होंने, एक होता है आपका एनिमल किंगडम, जबकि दूसरा आपके बताए गए प्लांट्स किंगडम होते हैं।
तो चलिए भाई एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे और आपसे हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एनिमल किंगडम की स्टडी हम करते हैं, है ना। हम बात करेंगे, अगर पूछा जाए एनिमल्स क्या है, मतलब मेन बात किया जाए लिविंग बींग्स क्या होते हैं, जिसमें आपका लिविंग बींग्स में आता है एनिमल्स, या हम बात करें लिविंग बींग्स क्या है, इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, जो सजीव जगत है, सजीव जगत में इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है ना, हम बात करेंगे। तो लिविंग बींग्स की जो प्रॉपर्टी है वो सब क्या करते हैं, जितने भाई लिविंग बींग्स है वो क्या करेंगे, रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। उनमें क्या होगा, उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, उनमें वृद्धि एवं विकास होती है। ये लिविंग बींग्स से सभी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। वो न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण लेते हैं, पोषण लेते हैं, और क्या उनमें प्रॉपर्टी होती है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टी क्या है, लिविंग बींग्स की है, जीव जगत की है, जिसमें एनिमल्स आते हैं, सभी आपका जूलॉजी जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रेस्पायरेशन करेंगे, श्वसन करेंगे, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, वो न्यूट्रिशन लेते हैं और वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, अपने जैसे वो रिप्रोडक्शन करके वो अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। तो ये सभी रहे लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनके क्या रहे, ये सभी इनके प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम बात करेंगे, हम पूरी एनाटॉमी स्ट्रक्चर को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि एनाटॉमी में जो लिविंग बींग्स हैं इनके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, पोषण क्या है और पाचक अंग क्या है, सबसे पहले यही शुरुआत होती है ना भाई। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो पोषण करते हैं, वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, है ना, डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं। इसके बाद क्या आता है, रेस्पायरेशन आता है भाई। जो आपके खाए गए भोज्य पदार्थ हैं वो डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, रेस्पायरेशन करते हैं भाई। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को लिया तो ग्लूकोज में क्या होता है, उसका विखंडन होगा, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। तो एयर के कांटेक्ट में आकर रेस्पायरेशन से क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। चलिए रेस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम या रेस्पायरेशन हम पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र क्या है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका क्या आता है, परिसंचरण तंत्र आता है, इसमें हम हार्ट्स, ब्लड, आर चीज़ों की स्टडी करते हैं। पूछा जाता है कि ब्लड की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड की खोज की थी। क्लियर। चलिए भाई सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम पढ़ते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं, जिसमें किडनी क्या है, सबसे मेन ऑर्गन है एक्सक्रेटरी सिस्टम का। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका क्या है, एक आपका होता है ग्लैंडुलर सिस्टम, या हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है आपका भाई, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स आते हैं, पीनियल ग्लैंड्स आते हैं, ये सभी क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। चलिए और हम बात करेंगे जो आपका मेन पार्ट्स है, हम आगे पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में क्या है भाई, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पूछा जाता है कि शिशु के एक छोटे बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, भाई एक छोटे बच्चों में जो हड्डियों की संख्या होगी, शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, 300 होती है, जबकि एक एडल्ट में, वयस्क मनुष्यों में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, ह्यूमन के बोन्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। और जो हम लास्ट में पढ़ते हैं वो आपका है मस्कुलर सिस्टम, आपका है पेशीय तंत्र। तो मस्कुलर सिस्टम की स्टडी करते हैं, पेशीय तंत्र की स्टडी करते हैं। तो ये आपका रहा, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, रेस्पायरेशन करेंगे, रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, स्केलेटल सिस्टम आपका कंकाल तंत्र हो जाता है, और मस्कुलर सिस्टम जो आपका क्या होंगे, मांसपेशियां होंगे, मांसीय या पेशीय तंत्र कहा जाता है। क्लियर होती है बात। और हम क्या पढ़ते हैं आगे, सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, सेल्स पढ़ेंगे, टिश्यूज पढ़ेंगे, प्लांट्स कहाँ श्वसन करते हैं, माइट्रोकांडिया में एनिमल श्वसन करते हैं। तो ये चीज़ें हम
प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो प्लांट्स में जो सेकंड पोर्शन आ जाता है वो बॉटनी का पोर्शन आ जाता है। तो ये सभी जूलॉजी के अंतर्गत ये सब टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। एक एक करके हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मेनली टॉपिक पूछा जाता है वो आपका न्यूट्रिशन से पूछा जाता है ना। फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आगे चलकर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में आपका स्केलेटल सिस्टम, यहाँ से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जितने भी एसएससी, बैंक, पीयू, रेलवे, सारे एग्जामों में भाई आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, रेलवे, ग्रुप डी, सारे परीक्षाओं में जनरल साइंस से प्रश्न बनते हैं। साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में कंडीशन करके प्रश्न पूछा जाता है। इवन यहाँ तक टीचिंग एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने कुछ ओवरव्यू पर डिस्कस करा और हमने अगली टॉपिक पर लाएंगे आपके लिए। बायोलॉजी के एक एक हम कंसेप्ट को लेकर आते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से वीडियोज़ मिलते रहेंगे। चलिए, आप हमारे ऐसे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारे पूरे कोचिंग टीम फैकल्टी के द्वारा, पूरे टीचर्स के द्वारा आपको मतलब सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी कराई जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू।